साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का जो थंबनेल है, कोर्ट कभी नहीं कहता। हम भी रह चुके हैं एनबीएफसी के वकील और खुद भी कर्जदार, और यही कारण है कि लोन डिफॉल्टर के दर्द को हम समझ सकते हैं। साथियों, कोर्ट क्या नहीं कहता। हम अक्सर यदि लोन डिफॉल्टर है तो ये जरूर देखते हैं कि हमें कॉल आते हैं, हमें पुलिस के कॉल आते हैं, हमें वकील के नाम से कॉल आते हैं, हमें आर्बिट्रेटर के नाम से कॉल आते हैं, और यहाँ तक कभी कभी तो कोर्ट के नाम से भी कोर्ट कॉल आते हैं। 30,000 कोर्ट का सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल होता है कि हम कोर्ट से बोल रहे हैं, आपकी फाइल आ चुकी है, आपको क्या करना है। फाइल हमारे पास शाम को 4 बजे तक ही है, कल आपका 138 का वारंट इश्यू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वह तमाम लोग जिन्होंने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर है, जिन्होंने चेक ही नहीं दिए हैं, वो भी तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे, कोर्ट से फोन आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट से फोन आया तो कहा कि लोन का सेटलमेंट कर लो। ये ध्यान रखिए कि कोर्ट के नाम से, पुलिस के नाम से, वकील से के नाम से फोन करने वाले सारे के सारे फर्जी होते हैं। बस कोर्ट के नाम का, पुलिस के नाम का और वकील के नाम का केवल और केवल दुरुपयोग होता है। यदि किसी एनबीएफसी कंपनी ने आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई यदि कोर्ट में की है तो आपको पहले कोर्ट का नोटिस आता है, और कोर्ट का नोटिस आने से पहले आपको बैंक का नोटिस आता है। लेकिन हमारे दिमाग में न जाने क्यों ये बात अच्छी तरीके से घुस नहीं पाती है, और हम यकीन कर लेते हैं कि हमको कोर्ट से, वकील के या पुलिस के रियल कॉल आ रहे हैं। कोर्ट का काम क्या है? एक एनबीएफसी कंपनी का एक नहीं, जबकि 4 से 6 कंपनियों के हम वकील रह चुके हैं। अंदरूनी अनुभव है। अंदरूनी अनुभव यह है कि किस तरीके से काम होता है और क्या प्रोसेस होता है। एक बात मान के चलिए, आपके खिलाफ यदि सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही कंडीशन में सरफेसी एक्ट को यदि हम अलग रख दें तो यदि कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में होती है तो वो क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जहां यदि आप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी ईसीएस के माध्यम से, जिसे कि आजकल एनएससीएच कहा जाता है, जिसे कि ऑटो डेबिट कह सकते हैं, यानी कि आपने मैंडेट सिग्नेचर करके दिया है और आपके खाते से किस्त कट रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है, इसकी जगह यदि आपका चेक है और चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले उनको आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट एक 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, वो भी आपके बाउंसिंग की डेट से 30 दिन के भीतर, और उसमें भी वो आपको 15 दिन का लीगली उनको टाइम देना है। यदि वो 7 डेज का कोई नोटिस देते हैं तो मानना वो फर्जी है। सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यदि 7 दिन का नोटिस दिया, 10 दिन का नोटिस दिया तो फर्जी नोटिस है। यानी कि सेक्शन 25 और 138 एनआईएम दोनों के अंदर मैंडेटरी है कि आपको नोटिस दिया जाए, वो भी कम से कम 15 दिन का। 15 दिन फिक्स पीरियड है। अब 15 दिन के भीतर यदि आपने राशि नहीं लौटाई, यदि आपने डिस्पोजल नहीं किया, देन यदि उनको केस फाइल करना है तो वह सक्षम न्यायालय के अंदर, यानी कि जो एनआई से संबंधित कोर्ट है या उस पुलिस थाने से संबंधित कोर्ट है, वहां पर कोर्ट के अंदर ही केवल और केवल एक कंप्लेंट केस फाइल होता है, और उस कंप्लेंट केस के फाइल होने के बाद आप
यदि कोर्ट ने उस केस पर प्रसंज्ञान लिया तो आपको समन जारी होंगे। वो समन यदि पुलिस थाने के माध्यम से आपको तामील होते हैं तो पुलिस वाले आकर आपको साइन करवाएंगे और बोल के जाएंगे इस तारीख को इस जगह आपको उपस्थित होना है। मान लीजिए कि ये समन आपको डाक से भेज दिया और डाक से भेजने के बाद यदि आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी होगा। बेलेबल वारंट जारी होने की स्थिति में जब कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करती है, वह संबंधित आपके थाने के पुलिस अधिकारी आपके पास लाते हैं। कोई अरेस्ट नहीं करेंगे, आपके सिग्नेचर कराएंगे, आपके पास मौजूद एक अन्य शख्स के हस्ताक्षर करवाएंगे और बेलेबल वारंट चला जाएगा। और उसके बाद भी यदि आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो वहां जारी होता है अरेस्ट वारंट। अब यदि अरेस्ट वारंट जारी हो गया, यानी कि तीनों ही प्रक्रिया में, समन में, बेलेबल वारंट में, अरेस्ट वारंट में, यदि आप उपस्थित होते हैं तो कोर्ट में आपको सेम डे जमानत मिल जाएगी और उसके बाद फाइल प्रोसेस पे आएगी, चार्ज पे, एविडेंस पे, क्रॉस एग्जामिनेशन पे, यानी कि फाइल की स्टेज चलेगी। और आपको एक बात क्लियरली कह दूं, यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो उसका अरेस्ट वारंट, यानी कि मान के चलो कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी गए, क्योंकि समन तामील होना, बेलेबल वारंट तामील होना और उसके बाद अरेस्ट वारंट, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के दौरान कहीं भी आपको कोर्ट या उनका वकील या पुलिस कभी फोन करके ये नहीं कहती कि आपके इतने मामला चल रहा है। यदि आपका कोई समन आता है तो उसके साथ कंप्लेंट केस की फाइल अटैच हो सकती है, मतलब केवल कंप्लेंट। अगर आपको बेलेबल वारंट या अरेस्ट वारंट आया तो पुलिस को मालूम ही नहीं है, वह केवल अनुमान जानते हैं, केस का टाइटल जानते हैं और केस नंबर जानते हैं, कोर्ट का नाम जानते हैं, किस कितने का मुकदमा है, क्या मामला है, इन चीजों की जानकारी कोई भी पुलिस को नहीं होती है। वहां पर आप ये सोचते हैं कि कोर्ट आपको फोन करेगी, वकील आपको फोन करेगा, आपको बिना कोई नोटिस आए आपके ऊपर केस फाइल हो गया, तो ये केवल कोरी गप अफवाह है जिनसे आपको सावधान रहना है। और कोई भी एनबीएफसी कंपनी का वकील जो कि लीगली प्रैक्टिस करता है, जो कि एडवोकेट है, जिसने कि 3 साल की एलएलबी पढ़ाई करने के बाद, एआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, सनद लेने के बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वह एक एडवोकेट है और कभी आपको वकील के नाम पर फोन नहीं करेगा। खुद को वकील बताने वाले ये लोग कंपनी के रिकवरी एजेंट या कर्मचारी ही होते हैं और कोर्ट से फोन करने वाले और पुलिस के नाम पर फोन करने वाले, चाहे अपने व्हाट्सएप पे वो वर्दी लगा दे, पुलिस का सायरन सुना दे, पुलिस या माहौल पैदा कर दे, तू ता करके बात कर ले, वो कभी पुलिस या वकील नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये कहा जाता है कि हम कोर्ट से फोन ये है कि इस राशि में सेटलमेंट कर लो। कोर्ट कभी नहीं कहती, कोर्ट मौका देती है और वो मौका भी देती है आपको लोक अदालत के जरिए। विधिक सेवा प्राधिकरण में फाइल भेजकर अगर दोनों ही पक्षकारों की उपस्थिति में यदि कोई राजीनामा होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है मामले का निस्तारण करने का प्रयास करती है। लेकिन यहां पर कोई दबाव अधिरोपित नहीं किया जाता कि आपको मतलब कि सेटलमेंट करना ही करना है। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि सेक्शन 25 हो या 138 एनआई एक्ट हो, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल भी मुकदमे चलते हैं और ये मुकदमा चलने के बाद मान लीजिए कोर्ट ने आपको 1.5 साल की सजा सुना दी, मान लीजिए आपको चेक से दोहरी राशि या डेढ़ गुना राशि या जो ईएमआई की डेढ़ी राशि है ऑर्डर कर दिया, तो क्या आप जेल चले जाते हो? बिल्कुल नहीं। वहीं पर उसी कोर्ट में एट द टाइम ऑफ जजमेंट आपको अपील पेश करने का टाइम मिलता है और 30 दिन के अंदर आप अपील पेश करते हो, तब तक आपकी सजा का स्थगन रहता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा पर स्थगन दिया जाता है। तो इस चीज पे आपको समझने की कोशिश करनी है कि सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट और 138 एनआई एक्ट के अंदर यदि 5-10 साल की ट्रायल चल भी गई तो उस ट्रायल चलने पर जब कोर्ट ऑर्डर सुनाती है तो वहां पर कोई आपको जेल नहीं भेज देता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
और कोर्ट के नाम पर यदि आपको कोई रिश्वत की मांग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग करें। एक बात तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, कोई पुलिस के नाम पे फोन करे ना, तो आप यही कहना कि आप कहां से बोल रहे हो, कौन से थाने से। उस थाने के पड़ोस में ही मेरे भैया रहते हैं, वकील हैं, भले गप भाग दो आप, मैं उनको भेजता हूं, वहां आकर मिल के बात करेंगे। आप तो आपका नाम, पदनाम और पुलिस थाने का एड्रेस लिखो। अगर कोई कहता है मैं वकील हूं, तो उनको कहना कि आपके कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, आपका नाम बताइए, आपका एनरोलमेंट नंबर बताइए, आपका चैम्बर नंबर या आपका ऑफिस का एड्रेस बताइए। मेरे मिलने वाले वहीं पर है, मैं उनको भेज रहा हूं, आपसे मिलकर बात करेंगे। और कोई कोर्ट के नाम से फोन कर रहा है तो उनको कहना कि कोर्ट कब से फोन करने लगी। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं साथियों, इंडियन जुडिशरी जो है ना, वहां पे बहुत से प्रोटोकॉल लागू है। यानी कि आप ये देखेंगे कि कभी भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जिला कलेक्टर, एसपी, जो भी अधिकारी है, वो आपको रोड पर मिल जाएंगे, कहीं मॉल में मिल जाएंगे, शॉपिंग मॉल में मिल जाएंगे, 10 जगह मिल जाएंगे, किसी की शादी महाराज के प्रोग्राम में मिल जाएंगे। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर कभी भी उस शहर में जहां काम करता है ना, वहां पर आपको घूमते फिरते या मार्केट में शॉपिंग करते हुए आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रोटोकॉल लागू है, उनके आने जाने के रास्ते तक अलग होते हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो जब भी कोई आपको कोर्ट के नाम पर बात करे तो आपको समझ जाना है ये पूरी तरह से फर्जी बात है। तो इन चीजों में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दूसरा साथियों, हम एनबीएफसी के वकील रहे हुए हैं, तो हमने कई जगह ये देखा हुआ है कि लोन लेने वाले किस हद तक प्रताड़ित होते हैं। एक जमाने में खुद भी कर्जदार रह चुके हैं, तो जानते हैं कि रिकवरी एजेंट किस तरीके से बदसलूकी करते हैं, किस तरीके से हैरान परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अधिकार जानने की जरूरत है। आप हमारे सारे वीडियो देखें, आपके हर सवाल का जवाब आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। आपको कोई कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है। आप यदि डिटेल बात करना चाहते हैं तो ही कॉल बुक करवाएं, उसमें आपको स्पेशली हमारी तरफ से अलग फोन आएगा और उसमें आप अपनी डिटेल वार्ता कर सकते हैं, अपनी हर समस्या को हमारे सामने रख सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, यदि आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, यदि आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है जिसको बेचकर आप लोन का सेटलमेंट कर पाए अभी के हालात में, तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोन के डिफॉल्टर होने वाले हैं ना, तो आप पहले ही कंपनियों को प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। यदि सेक्शन 25(138) एनआई एक्ट का नोटिस आता है तो उस पर भी अपना जवाब पेश कर सकते हैं। आप ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं अच्छी तरह डिफॉल्टर हो जाऊं और फिर मैं कोई नोटिस भेजूं या अपनी व्यथा को कंपनी के सामने रखूं। आप ये सोचते हैं कि रिकवरी वाले फोन कर रहे हैं, मैं उनको मेरी तकलीफ बता दूं, तो आप दिमाग से ये बात निकाल दो। आपकी बात कंपनी तक पहुंच ही नहीं रही है। आपकी बात कंपनी तक पहुंचने का सबसे बढ़िया जो सशक्त माध्यम है ना, वो केवल रजिस्टर्ड पोस्ट है। और हम क्या गलती करते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठे बैठे मेल पे मेल करते रहते हैं। वो कोई रिकॉर्डेबल चीज नहीं होती है। और एक बात कहूंगा मैं आपको, यदि आपके अनसिक्योर्ड लोन है ना और आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आर्बिट्रेशन में कंपनियां कानून को ताक पर रख के आर्बिट्रेशन का काम कर रही है, जैसा कि आपने मेरे पहले के वीडियो में सुना होगा। आर्बिट्रेशन का जवाब भी कैसे फाइल करते हैं ये जानकारी अभी हमारे द्वारा अपने चैनल पर दी है। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, यदि आपने हमारे सारे वीडियो देख लिए हैं, उसके बाद भी यदि किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने पर आपको कॉल आएगा। जो नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है ये ओनली फॉर कॉल बुकिंग के लिए है। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि किसी भी की एक्सपर्ट की जब सलाह लेना तो अपनी पूरी डिटेल पहले खुद तैयार कर ले कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, उसकी बात करें, कोई अधूरी बात न करें। एक लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस आपको हजार मुसीबतों से निकाल सकती है। और एक बात कहूंगा, लोन के दलदल में फंस गए हो ना, तो लोन पे लोन लेकर लोन चुकाने वाली चीजों से बाहर निकलो, परिवार के साथ साझा करो अपनी बात तकलीफ को, और एक बार हमारे सारे वीडियो देखो। आपकी समस्त शंकाओं का समाधान, आपके समस्त सवालों का जवाब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही इसी प्रकार के अपडेट
अपडेट, कानूनी जानकारियां, मुद्दे की बात हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट और फेसबुक पर रखी जाती है, फेसबुक पेज पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह भी किसी प्रकार से हैरान, परेशान, प्रताड़ित न हो, जीवन जीने का मकसद मिले। धन्यवाद।